हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको रिवाइज़ कराने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। पूरा का पूरा चैप्टर जो है विद इन 1 आवर्स के अंदर वी विल ट्राई टू रिवाइज। सो मैं जो है ये वीडियो जो है थोड़ा सा फास्टली आपको रिवाइज़ कराऊंगा। तो आप जो है अपने साथ में अपनी एन की बुक ओपन करके रख सकते हो साथ साथ में, या अगर आपके पास एन की बुक नहीं है तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, एन की वेबसाइट से, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है, वहाँ से जाके भी आप PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपके पास किसी दूसरे ऑथर की बुक है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इफ़ेक्टिव, कि आप जो है उससे भी आप पढ़ सकते हो। बिकॉज जो पॉइंट्स होते हैं ना बिजनेस स्टडी में, मेनली आपको वो अच्छे से लर्न करके जाना है। उसके लिखने से मार्क्स आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, करेक्ट। तो अगर आपके पास किसी दूसरे ऑथर की बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पॉइंट्स वगैरह सब चीज़ें सेम रहेगा। ओके, तो आइए ज़रा स्टार्ट करें ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर वी हैव टू टोटल स्टडी 7 टॉपिक्स। तो 1 पेज में माइंड मैप चार्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपके लिए ये चार्ट बना दिया है। 1 पेज में पूरा का पूरा चैप्टर्स, 5th वाले चैप्टर्स का सारा टॉपिक्स, टोटल 7 टॉपिक्स। कौन कौन से? सबसे पहले तो हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड जो पढ़ना है हमें, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड जो टॉपिक पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फोर्थ टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिफ्थ हमें पढ़ना है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सिक्स जो टॉपिक है डेलीगेशन, एंड द लास्ट टॉपिक 7th इज डिसेंट्रलाइजेशन। और जो भी लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको स्पीड स्लो लगेगा तो आप चाहो तो 1.5 जो है स्पीड अप करके ये वीडियो को जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो चैप्टर्स को। तो आप चाहो तो 1.5 या फिर 2 पे भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो हमें टोटल 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो 1 बाय 1 देखते हैं ज़रा। सबसे पहले मैं मीनिंग की बात कर लूँ तो मीनिंग का मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1 मार्क में मीनिंग आएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशंस अमंग देम, यानी कि अमंग देम का मतलब जो स्टाफ एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं, तो उन सभी के बीच कैसा प्रोसेस, उनको डिफाइन करना, ग्रुप करना, एक्टिविटीज़ एंड एस्टेब्लिशिंग के बेसिस पे, और रिलेशनशिप उनके बीच में क्या कर देना, एस्टैब्लिश कर देना। तो दैट इज़ कॉल्ड क्या, ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड टॉपिक जो होता है वो क्या होता है, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो इसको ज़रा डिटेल से यहाँ से हम बुक से पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, दोबारा से यहाँ पे आ जाओ तो ये रहा मीनिंग क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग इनिशियली implies a process which coordinates human efforts, assembles resources, and integrates both into unified whole to be utilized for achieving specified objectives। तो दिस इज सिंपली व्हाट ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग हो गया आपके पास। अगर आपको वो वाला डेफिनेशन नहीं लिखना तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो सिंपली। Organizing can be defined as a process that initiates implementations of plans by clarifying jobs and working relationship among effective deploying resources for attainment of identified and desired results, also known as goals। तो ये आप जो है इसका मीनिंग लिख सकते हो। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो भाई ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है ना, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है जी। कितने पर्सनस हैं, किन किन पर्सनस को कौन कौन सा जॉब करना है, कौन कौन से काम करने हैं, वो सबको आइडेंटिफाई करके उनको अलॉट कर देना। फिर वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस का गोल होता है, डिज़ायर्ड रिजल्ट जो होता है, वो उसको अचीव करने के लिए वो सारे काम करते हैं आपस में कोऑर्डिनेशन बना के। सेकेंड जो पॉइंट्स है वो है क्या, स्टेप्स इन दी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो टोटल कितने स्टेप्स हैं, देखो जी, शॉर्ट में अगर बोलूँ तो 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है जी। और कौन कौन सा, आइडेंटिफिकेशन करना, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, असाइनमेंट करना, और फिर है क्या, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग द रिलेशनशिप। तो ये चारों के चारों हम लोग जो हैं स्टेप्स पढ़ने वाले। तो सबसे पहला स्टेप्स हमारा क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 लाइन में पढ़ा दूंगा, और बाकी जो है जितना जल्दी हो सकता है शॉर्ट के शॉर्ट अंदर जो है मैं आपको क्या कराता हूँ, बेसिकली पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। तो मैं एक एक लाइन नहीं इसमें आपको रीड करा रहा, बाकी आप घर पे जब आप स्टडी करोगे तो एक एक लाइन रीड कर लेना। मेन जो लाइन है वो हाईलाइट्स मैंने कर दिया, आप उसको भी पढ़ लोगे, समझ लोगे तो सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। तो क्या कह रहा है इसमें, फर्स्ट स्टेप इज टू प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज़ टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस डिटरमाइंड प्लान। तो सिंपल वर्ड में बोलूँ, देखो सबसे पहले क्या होगा, स्टेप्स कौन कौन, 4 स्टेप्स होते हैं। कौन सा,
ऑर्गेनाइजेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। एक तो पहले क्या करो, आप आइडेंटिफाई करो। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि भाई किस पर्सन को कौन सा जॉब दिया जाएगा, ठीक है जी। और जो आपने प्लान बनाया हुआ है पिछले चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 4 में जो हमने प्लानिंग पढ़ा था, तो एज पर प्लानिंग किसको किसको कौन कौन सा काम देना है, किस पर्सन को क्या जॉब देना है, उसके लिए क्या करना, सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उसको डिवाइड कर देना ऑफ वर्क, ठीक है। सेकेंड आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो एम्प्लॉय स्टाफ होते हैं ना, उनको ग्रुप में बांट देना या उनको अलग अलग करके, ठीक है, अलग अलग जॉब जो है उनको दे देना। तो दैट्स कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ना कि अगर मान लो आपके पास 20 लोगों का एम्प्लॉय है तो उसको अलग से डिसेंट्रलाइज कर दो, 5-5 लोगों का 4 ग्रुप बना दो और फिर उसके हिसाब से उनको काम दे दो और करने को सारी चीज़ें जो भी एज पर प्लान्स है वो। तो ये हो गया आपका क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। थर्ड जो होता है क्या, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में क्या होता है, थर्ड स्टेप जो होता है, अब जो ग्रुप आपने बनाया है, ठीक है, 20 एम्प्लॉय थे आपके पास, तो उनको 5-5 लोगों का ग्रुप बना दिया। तो अब इन ग्रुप वाले को अलग अलग असाइन कर दो उनकी ड्यूटीज़ कि भाई तू क्या काम करना, ये करना होगा। मान लो अगर आपकी फैक्ट्री है, आपकी क्लॉथिंग की फैक्ट्री है, आप शर्ट्स का प्रोडक्शंस कर रहे हो, तो 5 लोगों को आपने काम दे दिया कि भाई कपड़े को काटना, 5 को दे दिया सिलाई करने का, 5 को दे दिया बटन लगाने का, 5 को दे दिया भाई प्रेस करके पैकिंग कर देना। तो इस टाइप से क्या है, उनको असाइनमेंट दे देते हो। और ये जो 5-5 का ग्रुप बनाया, इसे हम बोलते हैं क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। और सबसे पहले क्या था, आइडेंटिफिकेशन। तो हमने सारे काम को आइडेंटिफाई कर लिया। लास्ट क्या होता है, एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब जो वो ग्रुप बना के इन सबको जो काम दिया था ना आपने, इन सबको जो असाइनमेंट करा था ड्यूटीज़, तो उनको साथ साथ में अथॉरिटी भी देना और साथ में उनको बोलना कि भाई तू रिपोर्टिंग करना इस मैनेजर को। मान लो जो 5-5 का 4 ग्रुप था, तो इन पाँचों को बोला कि भाई तेरे पास ये पावर दे दिया मैंने, अथॉरिटी दे दिया, तू कहीं से भी कपड़ा खरीद के ला, कोई सा भी कपड़ा ले और अपने हिसाब से काट, ठीक है जी। तो ये मैंने इसको अथॉरिटी दी, लेकिन मैंने साथ में बोला कि भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तू रिपोर्ट करेगा किसी भी एक जो मैनेजर है, ठीक है, अपने मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। ये जो है मान लो सिलाई वाले एक अलग से मैनेजर डाल दिया, ये इसको रिपोर्ट करेगा। तो इस टाइप से क्या है, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। फिर उसकी हम बात करते हैं क्या, थर्ड पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो वी हैव टू स्टडी टोटल हाउ मेनी टॉपिक्स, तो टोटल 7 इंपॉर्टेंस हमें पढ़ने हैं। तो आइए 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1 है क्या, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो जिसके पास जिस जॉब का स्पेशलाइज पर्सन होगा, स्पेशलाइज वर्कर होगा, तो हम उसको उसी के हिसाब से क्या कर देते हैं, जॉब असाइन करते हैं, जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी में क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस हो और कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बेनिफिट्स हो। क्योंकि जो पर्सन जिस चीज़ में एक्सपर्ट होगा उसको वो वाला काम दोगे ना, तो वो जल्दी से और अच्छे से उस काम को करेगा। सेकेंड आता है क्या, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तो इट हेल्प्स इन दी क्रिएटिंग अ हायरार्किकल ऑर्डर, देयर बाय इनेबलिंग द फिक्सेशंस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द अथॉरिटी टू द एक्सरसाइज बाय द इंडिविजुअल। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कम्युनिकेशंस होना चाहिए, ठीक है, रिलेशनशिप बनाना चाहिए वर्कर्स का, स्टाफ का, एम्प्लॉय का, एक दूसरे स्टाफ के प्रति क्या कम्युनिकेशंस क्राइटेरिया रहना चाहिए, ताकि आसानी से क्या हो, जॉब को फुलफिल किया जाए और हायरार्की बना के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को फुलफिल किया जाए। थर्ड जो होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना, जितने भी मटेरियल, अगर मैं बात करूँ कि हमारी फैक्ट्री है शॉर्ट्स वगैरह बनाने का, प्रोडक्शंस करने का, तो जो भी ऑल मटेरियल जो भी ज़रूरत होगा, एग्जांपल के तौर पे चाहे वो पैसे को भी हम मटेरियल बोलते हैं, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है जी, रॉ मटेरियल, सारे रिसोर्सेज का हम अच्छे से यूज़ करेंगे, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रोडक्शन हो और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, हमें फ़ायदा हो और वेस्ट क्या हो, कम से कम वेस्ट हो। मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट हम करते हैं और प्रोडक्शन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इन सब कुछ चीज़ों को, ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करेंगे। फोर्थ होता है क्या, अडप्टेशन ऑफ चेंजेस, अडप्टेशन टू चेंजेस। तो देखो इकोनॉमी में हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 बिजनेस इन्वायरमेंट, तो उसके अंदर बहुत सारे इन्वायरमेंट ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो जैसे जैसे चेंज होगा ना बिजनेस इन्वायरमेंट, उस टाइप से हम अपने बिजनेस के अंदर क्या कर लेंगे, अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइजेज टू एकोमोडेट, कि उसके साथ हम लोग एकोमोडेट कर पाएँ। और साथ साथ में जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होगा तो हम अपने पॉलिसीज़ प्लान्स को भी चेंज करेंगे, स्टाफिंग को भी चेंज करेंगे और अपना गोल को अचीव करेंगे आसानी से। नेक्स्ट है क्या, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ठीक है, वो हमारा इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव नहीं होएगा तो हम क्या कर पाएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बोला हुआ क्या हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है ना, कि एडमिनिस्ट्रेशंस को इफेक्टिव बनाता है। कैसे बनाता है, तो इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन of jobs and related duties to help to avoid the confusion and duplications। तो ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से ही क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के अंदर कोई भी डुप्लीकेशंस वगैरह को अवॉइड किया जाता है, कन्फ्यूजन को
अवॉइड करके हम अपने बिजनेस के गोल को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। नेक्स्ट है क्या, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजेशंस या ऑर्गेनाइजेशंस कह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, बेसिकली जितने भी वर्कलोड जो हम असाइन वगैरह करते हैं, रूटीन जॉब वगैरह जो हम देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उनका पर्सनल को डेवलपमेंट करते हैं। एक तरीके से उनके जो 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 क्वालिटीज़ है, काम करने की जो क्षमता है, उस चीज़ को हम लोग जो है उसका जो वर्कलोड है उसको कम करके हम उसकी एबिलिटी को इनोवेटिव तरीके से बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ताकि अल्टीमेटली क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस वगैरह हो पाए, कॉस्ट कम हो पाए। लास्ट है क्या, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज़ में, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनी इंटरप्राइजेज और एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो दीज आर दी 7 यू कैन से इंपॉर्टेंस। फिर हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स का। तो इसके अंदर 2 होता है, एक फंक्शनल और एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। तो आइए ज़रा ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आप रीड कर लेना। मेन हम बात करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो 2 ही होते हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल। फंक्शनल के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फंक्शनल में क्या होता है ना, ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल। तो जितने भी सिमिलर नेचर के जॉब होते हैं ना, उनका एक ग्रुप बना के जब उनके ऊपर एक मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है, और उसके अलावा जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर एंड परचेजिंग मैनेजर, ये सारे मैनेजर हैं, ठीक है जी, ये सारे मैनेजर हमने बना दिए इनको। और इनको जो है फंक्शन के हिसाब से, काम के हिसाब से, फंक्शन का मतलब क्या होता है, काम, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब काम के हिसाब से जब इनकी ग्रुप बना देते हैं, ठीक है, तो उसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जब डिवीजन, तो वर्क, जो अलग अलग टाइप ऑफ वर्क होता है उसके हिसाब से बनाने पे हम लोग डिवीज़न ऑफ वर्क कर देते हैं। और डिवीज़न के अंदर बेसिकली क्या होता है ना, जैसे गुड्स के आधार पे, अगर मान लो एक कंपनी रिलायंस क्या है, रिलायंस मान लो जियो सिम भी बेचती है, मोबाइल भी बेचती है, जियो मार्ट, बाकी फूड का भी है, पेट्रोल का भी है। तो इसके बेसिस पे अगर डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे तो उसे हम बोलते हैं क्या, डिविजनल स्ट्रक्चर्स। लेकिन काम के बेसिस पे अगर हम डिवीजन करते हैं तो उसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे है मैनेजिंग डायरेक्टर नंबर 1, मान लो जी मुकेश अंबानी जी मैनेजर है, और इन्होंने बहुत छोटे छोटे मैनेजर हायर कर रखे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो गया ये, मार्केटिंग, रिसर्च डेवलपमेंट एंड परचेजिंग मैनेजर। तो इसके अंदर क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो जरा पढ़ते हैं हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो नंबर 1, एक तो क्या होता है, सबसे पहला हमारा क्या, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स क्या करता है, लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सिंस एम्फेसाइजेज इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शंस, दिस प्रमोट्स एफिशिएंसी। तो ये क्या करता है, ये आपके एफिशिएंसी को प्रमोट करता है इन यूटिलाइजिंग ऑफ मैन पावर एज एम्प्लॉयज़ परफॉर्म सिमिलर टास्क। तो देखो कोई एक एम्प्लॉयज़ बार बार एक ही टास्क को परफॉर्म करेगा ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो एक्सपर्ट हो जाएगा, तो फिर कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शंस वगैरह कर पाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये किसमें, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स में होता है। नेक्स्ट क्या एडवांटेज होता है, ये प्रमोट करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन क्या, विद इन अ डिपार्टमेंट। किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, अगर एक मैनेजर रहेगा, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, तो बाकी सारे ह्यूमन को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, कंट्रोल जो है उसका प्रमोशन होता है, कोऑर्डिनेशंस अच्छा बनता है। नेक्स्ट है क्या एडवांटेज, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो मैनेजर का और ऑपरेशन का एफिशिएंसी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर्स में। ऑल्सो इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशंस, और काम का जो डुप्लीकेशंस होगा ना वो कम से कम होगा। ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग वाला जो चैप्टर्स है उसके अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का हम एडवांटेज पढ़ रहे हैं। इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इट इंश्योर्स डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशंस। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेजेस का, तो इसके कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं। कौन कौन से हैं आइए ज़रा पढ़ लें। सबसे पहला क्या, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होता है जी, प्लेसेस लेस एम्फेसाइज ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स दैन दी ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय दी फंक्शनल हेड। तो देखो जी, जो ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो बेसिकली जो है क्या हो जाता है, ओवरराइड हो जाता है, और एक से उस पर कम ध्यान दिया जाता है। और बेसिकली जो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स हमने बनाया, तो जो फंक्शनल हेड होगा ना, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं। तो इसके ये डिसएडवांटेज हो जाता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस को गोल को अचीव करना थोड़ा सा कम इन्होंने कर दिया, और मेन जो उन्होंने फंक्शनल बेसिस पे जो मैनेजरियल स्ट्रक्चर्स बनाए उसके गोल को अचीव करने लगते हैं। सेकेंड है क्या, इसकी वजह से इट मे लीड टू प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशंस वगैरह भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है बाय अक्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया, मान लो रिसर्च डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है जी।
और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो इन सब डिपार्टमेंट के बीच में आपस में क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि अगर मैं एक ही फैक्ट्री रखता, सभी लोगों को एक ही में रखता डिपार्टमेंट में, तो आसानी से कम्युनिकेशन होता। लेकिन अगर डिपार्टमेंट फंक्शनल बना दिया, फंक्शनल डिपार्टमेंट, तो इसमें जो है कई बार कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, टाइम लगता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है क्या, अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। तो कई बार क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। कैसे, जैसे टू डिपार्टमेंट जो होता है क्या है, कॉम्पेटिबल नहीं होता है, तो उनके बीच क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो इंसिस्ट कर रहा है कस्टमर फ्रेंडली डिज़ाइन बनाने का, लेकिन जो प्रोडक्शंस वाला जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, उस टाइप से डिज़ाइन बना नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या हो सकता है, कम्युनिकेशंस और एक से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के बीच हो सकता है, किसी दो डिपार्टमेंट के बीच। लास्ट है क्या, नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, इट में लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद सेम स्किल एंड knowledge base may develop a narrow perspective and thus have difficulty in appreciating by other points of view. Functional heads do not get training for top management position because they are unable to gather experience in diversified area. तो सिंपल दीज आर दी क्या है, ये आपका डिसएडवांटेजेस है। कुछ एडवांटेजेस थे किसके, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के। और मैंने बता दिया फंक्शनल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, बेसिकली ये काम के बेसिस पे, जॉब के बेसिस पे जब हम ग्रुप बना देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर्स का। तो डिविजनल स्ट्रक्चर बेसिकली किसकी वजह से होता है, तो डिवीजन जो होता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज, आपके एक कंपनी अगर अलग अलग टाइप्स के गुड्स वगैरह, होमोजीनियस गुड्स या हेट्रोजीनियस गुड्स अगर जो है वो बेचते हैं, एक मान लो सर्विस है, एक मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो जैसे रिलायंस कंपनी, ठीक है जी, तो रिलायंस कंपनी के अंदर रिलायंस कंपनी क्या करती है, पेट्रोल वाला भी गुड्स बेचती है, और जियो मार्ट के अंदर जो है वो बहुत सारे परचून आइटम भी बेचते हैं। फिर उनके अलावा जियो सिम का भी उनका बिजनेस है, ठीक है जी, पेट्रोलियम का भी बिजनेस है, मैंने बता दिया पेट्रोल का। तो इस गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे जब वो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं तो उसे डिविजनल डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ हैव रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ अवे फ्रॉम सिंपलर एंड बेसिक functional structures towards a divisional structure which is more suited with their activities. This is particularly true for those enterprises which have a more than one category of products. तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट के बेसिस पे जिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा कैटेगरी के गुड्स एंड सर्विसेज पाए जाते हैं, वो लोग इस प्रोडक्शंस और प्रोडक्ट और गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे डिविजनल स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब इसके क्या क्या एडवांटेज होता है, तो ये रहा, इन डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ सेपरेट बिजनेसेस यूनिट्स और डिवीजन। ईच यूनिट हैज़ अ डिविजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस एंड हुज अथॉरिटी ओवर द यूनिट का मतलब गुड्स सर्विसेज, ठीक है जी, ये याद रख लेना। अब बात करते हैं इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे देखो जी, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाता है। देखो अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपना जो है डिविजनल स्ट्रक्चर्स बनाता है, डिवीजन बनाता है किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे, तो उसमें क्या हो जाएगा, उस प्रोडक्ट में वो स्पेशलाइज हो जाएगा वो डिपार्टमेंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे है, ये है मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर देखो कॉस्मेटिक का अलग बिजनेस है, गारमेंट का अलग है, फुटबॉल का अलग है, स्किन केयर का अलग है। फर्दर इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग। तो देखो आप जो है ना, इन सबको आप क्या बोलोगे, ये आपका डिविजनल स्ट्रक्चर्स है, ये आपका डिवीज़न हो गया। डिविजनल स्ट्रक्चर किसके बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे। और जब मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, ये फंक्शनल है, काम के बेसिस पे। तो फंक्शनल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर के नीचे आता है। तो जो बड़ी कंपनी है ना, उसका मेन मैनेजिंग डायरेक्टर है मुकेश अंबानी, ठीक है जी, अंबानी। और फिर इन्होंने क्या करें, प्रोडक्ट और गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे अलग अलग डिवीज़न बना दिया। कॉस्मेटिक का अलग, मान लो जियो मार्ट, ठीक है, इस टाइप से, जियो गारमेंट्स का अलग, तो एक जियो सिम वाला अलग बना दिया, पेट्रोल का अलग बना दिया, फुटवेयर का अलग, जूते निकाल दिए सपोज, स्किन केयर का अलग। तो इस टाइप से अलग अलग उनके डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है, प्रोडक्ट के बेसिस पे। और फर्दर हर प्रोडक्ट में, मान लो कॉस्मेटिक है तो इन सभी में क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एम्प्लॉयज़ अलग होंगे, मार्केटिंग वाले मैनेजर अलग होंगे, रिसर्च डेवलपमेंट करने वाले अलग होंगे, परचेजिंग, ये सभी डिपार्टमेंट में होगा बेसिकली। तो इस टाइप से क्या हो जाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। तो हम पढ़ रहे थे फंक्शनल स्ट्रक्चर्स के एडवांटेजेस। तो फंक्शन कह रहा हूँ, डिविजनल स्ट्रक्चर्स का एडवांटेज, तो पहला प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाता है। सेकेंड जो है आपका क्या है,
डिवीजन हेड्स आर अकाउंटेबल इन प्रॉफिट, तो जो डिवीजन हेड्स होता है वो प्रॉफिट के लिए अकाउंटेबल रहता है। एज रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन बी ईजिली आइडेंटिफाई एंड असाइन टू देम, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों आसानी से हम आइडेंटिफाई करके और पता लगा सकते हैं। तो इसलिए जो भी प्रॉफिट होएगा ना, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहता है, डिविजनल हेड जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है, अकाउंटेबल रहता है कि भाई उस डिवीजन से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें अर्न करना है। सेकंड जो एडवांटेज होता है क्या होता है, इसकी वजह से डिविजनल स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होता है, इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिविजनल स्ट्रक्चर फंक्शंस एज अ ऑटोनोमस यूनिट। तो जो जितने भी डिवीज़न होते हैं ना, वो अपने आप में क्या होता है, एक अलग से ऑटोनोमस एक बिजनेस है। तो इससे क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको प्रमोशन मिल जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है बिजनेस के अंदर, तो जिससे क्या हो जाता है, डिसीजंस लेने में मैनेजर आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, और ग्रोथ वगैरह में काफ़ी क्या होता है, हेल्प होता है। कोई भी न्यू डिवीज़न वगैरह बनाते हैं तो उसका एक्सपेंशन ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है। फिर उसके बाद है जी हमारे पास डिसएडवांटेजेस, तो कौन सा है, नंबर 1 डिसएडवांटेज क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट में अराइजेज अमंग डिफरेंट डिवीजन। देखो जहाँ पे भी अलग अलग डिवीज़न होएगा ना, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के क्या हो जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन दोनों के बीच और जितनी ज़्यादा डिवीज़न होंगे उन सभी के बीच क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। एक डिवीज़न बोलेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट में हम प्राइस देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, डिवीज़न ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरा कहेगा नहीं मेरे को कम कॉस्ट में दो, तो इसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या, इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर में बी डुप्लीकेशंस। कई बार क्या हो जाता है, अलग अलग डिवीज़न होने की वजह से कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि भाई डिवीज़न ए भी वही काम कर रहा है, डिवीज़न बी भी वही काम कर रहा है। डिवीज़न ए भी मान लो जो है फैक्ट्री के अंदर कपड़े सिलने का काम कर रहा है, डिवीज़न बी भी सिलने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाता है, कई बार डुप्लीकेशंस हो सकती है किसी भी काम को लेकर, ठीक है, अलग अलग डिवीज़न बनने की वजह से। अगर एक ही डिवीज़न रहता पूरे बिजनेस के अंदर तो उसमें क्या होता कि उसमें कभी भी डुप्लीकेशन नहीं होता। फिर है क्या, इट प्रोवाइड्स मैनेजर with the authority to supervise all activities related to particular division in the course of time. Such manager may gain power and in bid assert his independence may ignore organization। तो कई बार क्या होता है, जो मैनेजर होता है उसकी जो इंडिपेंडेंस होती है, ठीक है, जो क्योंकि ना उसको अलग से मैनेजर बना दिया हर डिवीज़न का अलग अलग, तो उसकी कई बार पावर, उसका जो सोचने का शक्ति और जो है उसको डिसीजंस वगैरह लेने में क्या हो जाता है, टाइम वगैरह ज़्यादा लग सकता है। तो ये होता है क्या, आपके डिसएडवांटेज। नाउ हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं, कॉम्परेटिव, ठीक है, व्यू फंक्शनल स्ट्रक्चर्स एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, इसका फॉर्मेशन जो होता है किसके बेसिस पे होता है जी, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन दी फंक्शंस, काम के बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे। डिविजनल स्ट्रक्चर किसके बेसिस होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, ठीक है जी। इसके अलावा स्पेशलाइजेशंस, तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशंस हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशंस होता है। कौन सा, फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्पेशलाइज हो जाते हैं, लेकिन ये जो डिविजनल है इसमें प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट के बेसिस पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डिफ़िकल्ट होता है, इसमें डिफ़िकल्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में, लेकिन इसमें आसान होता है, आसानी से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैनेजर का फिक्स कर सकते हैं। मैनेजरियल डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें डिफ़िकल्ट होता है, इसमें ईजियर होता है। कॉस्ट जो होता है नॉट डुप्लीकेट हेंस इकोनॉमिकल, तो ये इसके अंदर कॉस्ट कम आता है, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो कम, लेस, लेकिन इसमें क्या आता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, ठीक है जी, वेरियस डिपार्टमेंट होने की वजह से। और क्या है, क्योंकि डुप्लीकेशंस होता है ना, तो कई बार एक ही काम को दोनों डिपार्टमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है ओवरऑल कंपनी को। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसमें डिफ़िकल्ट होता है फॉर मल्टी प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे इजी होता है बिकॉज ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड। तो जो फंक्शनल बेसिस पे क्या होता है, आसान हो जाता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। फिर इसकी हम बात करते हैं क्या, सूटेबिलिटी। तो सूटेबिलिटी के अंदर थोड़ा सा पढ़ लेना आप, डिविजनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर दोज बिजनेस इंटरप्राइजेज वेयर आर लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन हम किसके बेसिस पे बनाते हैं, प्रोडक्शन के बेसिस पे। तो भाई डिवीजन वाले में क्या होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे ना, वहाँ पे हम डिविजनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन जहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है कम होएगा, लेकिन काम वगैरह बहुत ज़्यादा होगा, तो फंक्शंस के बेसिस पे हम लोग, जहाँ पे नंबर ऑफ काम बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे हम लोग फंक्शनल डिपार्टमेंट बनाएंगे। तो आगे लिखा हुआ है क्या, when organization grows and needs to add more employees, create more department, तब जाके हम लोग क्या बनाएंगे, levels of management। तो उस केस में हम लोग जो है क्या करते हैं,
इट विल डिसाइडेड टू अडॉप्ट डिविजनल स्ट्रक्चर्स। तो टेबल ए प्रोवाइड्स कंपैरिजन ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से आप जो है इसका सूटेबिलिटी आप याद कर सकते हो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्या, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कोई एक कंपनी है CNMD है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर उसको बोलते हैं, MD का मतलब CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर इसमें कंपनी सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट अफेयर्स चीफ, ये सारे MD ONGC ऑफ विशेष लिमिटेड का बताया हुआ है। फिर इसके अंदर क्या है, एक है डायरेक्टर कौन सा, ऑफ शोर, ऑन शोर, एक्सप्लोरेशन, HR, ये सारे डिवीजन बनाया हुआ है। फिर इसमें फर्दर जो है इसने डिवीजन अलग अलग बनाया। तो एक एग्जाम्पल है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार सा है, ठीक है जी। फिर है कि हम फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ ले, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पे आ गए, फिर 6 है और फिर 7 है। हमने ये टारगेट रखा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर, उससे जितनी ज़्यादा कम में हम लोग ये चैप्टर्स को रिवाइड कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसी हिसाब से करेंगे आप, बाकी लाइन बाय लाइन आप घर पे आसानी से अपने बुक से रीड कर सकते हो सारी चीज़ें। तो बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, आइए जी पढ़ लें फटाफट। हाँ जी तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज आर गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू इनेबल स्मूथ फंक्शनिंग्स ऑफ द इंटरप्राइजेस, जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड रूल्स ऑन द प्रोसेस रिलेटेड टू द वर्क प्रोसेस लेवल्स टू बी लेट डाउन। दिस इज डन थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है। सिंपल वर्ड में बोलो तो यहाँ से पढ़ो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू accomplishing और accomplish अ पर्टिकुलर टास्क। तो फॉर्मल सिंपल वर्ड में बोलो ना, जहाँ पे भी फॉर्मल आ गया ना, तो भाई फॉर्मल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन के हिसाब से। जैसे आप स्कूल में जाते हो ना, तो आप रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हो। सुबह में प्रेयर होएगा, फिर जो है फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फिर लंच होएगा, लंच ब्रेक के बाद फिर से दोबारा पीरियड लगेगा और लास्ट में छुट्टी हो जाएगी। तो आपको रूल फॉलो करना होता है, दैट्स कॉल्ड फॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होता है, कोई रूल रेगुलेशंस होता नहीं, जब मर्जी तब आ जाओ। मान लो कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में वैसे तो रूल होता है, बट जनरली कॉलेज के स्टूडेंट रूल जो है फॉलो करते नहीं, वो जब मर्जी तब क्लास में आ जाते हैं, जब मर्जी तब क्लास के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से इनफॉर्मल कहला जाता है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे आ जाओ जी। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर्स इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी functional and divisional. The formal organizations can be better understood by the study of its features. तो यहाँ पे हमें पढ़ने फीचर्स ऑफ कौन सा, फंक्शनल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के हम लोग फीचर्स पढ़ रहे हैं। कौन सा, फीचर्स ऑफ फॉर्मल। तो यहाँ पे ये फीचर दिया हुआ है, ये चीज़ें जो है कई बार छूट जाता है बच्चे से। और इसके साथ साथ में यहाँ पे एडवांटेजेस भी हैं, लिमिटेशंस भी, लिमिटेशन बोलो डिसएडवांटेज बोलो एक ही बात। तो आओ जरा जी इसको हम लोग रीड कर लेते हैं क्विकली। देखो फीचर्स कौन कौन से हैं, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग्स वेरियस जॉब्स पोजीशंस, इट इज़ अ मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान्स, इफेक्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर coordinated, interlinked, or you can say integrated through the formal organization. It is deliberate, designed by the top management to facilitate a smooth functioning of the organization, and it places more emphasis on work to be performed. तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, सिंपल वर्ड में याद रखना, देखो ये क्या होता है, जब वेरियस जॉब पोजीशंस को क्या करता है, उनके बीच आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करता है कौन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। ये इसका क्या है, फीचर्स है। क्योंकि जो फॉर्मल होगा ना तो एक पर्टिकुलर हायरार्की होता है, जो सीनियर पर्सन बोलेगा सबऑर्डिनेट को, फिर वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, उसके नीचे वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और इसके अंदर क्या हो जाता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक जो गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करने के लिए सारे काम किए जाते हैं फॉर्मल तरीके से। फिर क्या है, जितने भी डिपार्टमेंट होता है ना, उनके बीच कोऑर्डिनेशन, इंटरलिंक्ड और इंटीग्रेटेड, वो आपस में आसानी से कम्युनिकेट करते, इंटर रिलेटेड रहते हैं फॉर्मल में, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत करना है, कोई भी सामान पहुंचाना है, ठीक है जी, तो आसानी से हो जाता है क्योंकि फॉर्मल तरीके से होता है। सबसे नीचे से ऊपर, फिर ऊपर MD तक, या फिर ऊपर वाला जो मैनेजर होगा, सबसे हायर मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, वो अपने से नीचे मैनेजर को काम देगा या कोई चीज़ बोलेगा, फिर वो नीचे से अपने सबऑर्डिनेट को बोलेगा, वो सबऑर्डिनेट जो है फर्दर जो है एम्प्लॉयज़ को बोलेगा। तो इस टाइप से एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसके अंदर क्या है जी, मोर एम्फेसाइज ऑन वर्क टू बी परफॉर्म। तो हम लोग ज़्यादा ध्यान इस पर दिया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है अचीव करके उसको अच्छे से अच्छे और कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में अचीव किया जाए, ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। इसका एडवांटेज क्या होता है फॉर्मल का, तो इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो फिक्स होती है सभी लोगों का और आसान होता है। एंड नो एम्बिगिटी इन रोल टू ईच मेंबर। तो कोई भी एम्बिगिलिटी नहीं होता है किसी भी मेंबर्स के बीच। यूनिटी ऑफ कमांड होता है, कमांड का मतलब एक पर्सन जो ऑर्डर देगा, जो सबसे मैनेजिंग डायरेक्टर MD है, सबसे ऊपर वाला टॉप लेवल वाला, उसको मिडिल लेवल वाला फॉलो करेगा और मिडिल लेवल वाला नीचे
यू कैन से बॉटम लेवल वाले को देगा तो वो उसको फॉलो करेगा, तो यानी यूनिटी ऑफ कमांड होता है इसके अंदर। इट लीड्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इसमें कम्युनिकेशन जो है बहुत ही अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है, ठीक है जी। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू दी ऑर्गेनाइजेशंस, और ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस की स्टेबिलिटी को क्या करता है, अच्छा बना के रखता है, स्टेबल बना के रखता है, यू कैन से ऑर्गेनाइजेशंस के। कोई भी इसमें गड़बड़ी नहीं होती, एम्प्लॉयज़ के बीच जो है फेयरली तरीके से ट्रीट होता है, क्योंकि ये फॉर्मल है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। द फॉर्मल कम्युनिकेशंस में लीड टू प्रोसीजरल डिलेज। अब इसमें क्या होगा, देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है ना, काफ़ी डिले हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। क्यों, अगर मान लो आपको जो है चिट्ठी लिखना है, कोई भी शिकायत करना है पीएम से, तो आप डायरेक्ट पीएम से शिकायत नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री से शिकायत नहीं कर सकते। वो तो लोग जो है मेल वेल कर देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है। पहले आप अगर मान लो कोई कंप्लेन करना है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाओगे, और पुलिस स्टेशन में जो वहाँ पे दरोगा होगा उसको बोलोगे, फिर जो इंस्पेक्टर होगा वो रजिस्टर करेगा, फिर वो आगे सब इंस्पेक्टर, फिर जो है सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर डीजी और बहुत सारे जो हायर ऑफिसर होते हैं। तो एक फॉर्मल तरीके से चेंज चलता है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो अगर कोई कंप्लेन वगैरह करना है, कोई सजेशन देना है, तो आप अपने से सीनियर पर्सन को बोलोगे, वो अपने से ऊपर वाले सीनियर पर्सन को बोलेगा, फिर वो जाके मैनेजिंग डायरेक्टर्स को बोलेगा। तो एक तरीके से ये फॉर्मल चेंज चलता है। तो इसमें क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। फिर क्या है, डिसएडवांटेज, पुअर ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस में नॉट प्रोवाइड एडुकेट रिकॉग्निशंस टू क्रिएट टैलेंट। अब देखो अगर मान लो आपका पुअर ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस है कंपनी के अंदर, तो आसानी से आप जो है क्या कर सकते हो, टैलेंट को क्रिएट नहीं कर सकते हो, और आपका गोल जो है जल्दी अचीव नहीं हो पा जाता है। इसके अलावा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप, तो जितनी भी ह्यूमन रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये फॉर्मल चेन है, ठीक है। तो छोटे एम्प्लॉई डायरेक्टली जो है मैनेजिंग डायरेक्टर से बात इसमें नहीं कर सकता, तो वो उसके प्रॉब्लम को, उसके आइडियाज़ को सुन नहीं पाता है। तो इसकी वजह से क्या है, प्रॉपर जो है एक तरीके से ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं हो पाता है। फिर हम उसके बात करते हैं नेक्स्ट जो है क्या, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, इट इमर्जेज फ्रॉम विद इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन पीपल इनहेरेंट बियॉन्ड दियर ऑफिशियली डिफाइंड रोल्स। तो जब क्या होता है ना, अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसके बीच मान लो जैसे ये है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे ये डायरेक्टर, फिर इसके नीचे जो है मैनेजर छोटा सा, और उसके नीचे मान लो ये बहुत सारे इंप्लॉयज़ हैं। तो जब ये एक स्केलर चेन के अंदर जो है ना, ये इसको बात करेगा, ये इसको, तो ये फॉर्मल है। लेकिन जब मैं बोलूँ कि ये जो छोटा इंप्लॉय है वो डायरेक्टली इससे भी बात कर लेता है, इससे भी बोल देता है, इससे भी बात कर सकता है, तो इस टाइप से ये इनफॉर्मल कर रहा है, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई भी किसी से कभी भी कुछ भी बात कर लेता है, कोई भी कंप्लेन कर सकता है। तो ये इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाओ जी, यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है, इसके ना, इसके कुछ फीचर्स हैं, तो फीचर्स पढ़ लो फटाफट। यहाँ पे ये रहे फीचर्स। नंबर 1 क्या क्या फीचर्स हैं, तो कह रहा है क्या, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम और यू कैन से विद इन दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा है ना, उसी से ये ऑरिजिनेट होता है। द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स, जितने भी ग्रुप नॉर्म्स होते हैं ना, रादर देन दी ऑफिशियली। तो ये जो ग्रुपिंग वगैरह होता है आपस में, जो ग्रुपिंग बना रखा है एम्प्लॉयज़ वगैरह, स्टाफ वगैरह, कहाँ पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। कई बार क्या है, एक जो मैनेजर है उसका जो है एक छोटा एम्प्लॉय जो है उसका उससे दोस्ती हो रखा है, उसका कोई रिश्तेदार वगैरह है, तो एक तरीके से क्या है, ये आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये क्या क्या होता है, जो ग्रुप नॉर्म्स होता है ना, उसको मेन जो है क्या करता है, आप क्या कह सकते हो, बढ़ावा देता है इंस्टेड ऑफ ऑफिशियल को, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इंटरडिपेंडेंस। तो इसके अंदर क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस चैनल होता है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, कोई भी किसी से आसानी से बात कर सकता है, बोल सकता है, अपनी आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकता है। इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली, और ये जो है अचानक से एकदम तुरंत, ठीक है, कोई भी चीज़ें इसमें इमर्ज होता है एकदम स्पॉन्टेनियसली होता है। फिर है क्या, इट हैज़ नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, ना ही ये कम्प्लेक्स होता है, कोई भी किसी से आसानी से बात कर सकता है, बोल सकता है, सोशल रिलेशनशिप, फेसबुक, इंस्टा, इन सब पे जो है कुछ भी बोल सकता है, और यू कैन से आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज ये है, प्रिस्क्राइब्स लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर नॉट फॉलोड। तो क्या है, जो लाइन्स है ना, जो है कि भाई पहले छोटा स्टाफ ऊपर वाले मैनेजर को, फिर ऊपर वाले मैनेजर को, फिर वो एमडी के पास जाएगा, तो ऐसा कोई लाइन नहीं होता। तो ये एक फ़ायदेमंद होता है कि कोई भी आसानी से किसी को भी जल्दी से जल्दी कोई भी कम्युनिकेशंस कर सकता है। इट हेल्प्स टू फुलफिलिंग दी सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर। जो सोशल नीड्स
मेंबर्स के होते हैं उसको आसानी से फुलफिल किया जा सकता है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है उसको जो है आसानी से और अच्छे तरीके से फुलफिल किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। व्हेन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड्स रूमर, कई बार क्या है ना, कोई गलत अफवाह अगर कोई फैला देता है तो इनफॉर्मल में बहुत ज़्यादा तरीके से फैलता है। एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, तो इससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है। द मैनेजमेंट में नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इफ़ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो कभी भी अगर कोई चेंजेस होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट में, उसको अगर मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशंस में क्या करना चाहता है, इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो आसानी से नहीं होता क्योंकि इनफॉर्मल है, ठीक है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में आसानी से कोई भी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होता। लास्ट है क्या, दी प्रेशराइजेज मेंबर्स टू कन्फर्म दी टू ग्रुप एक्सपेक्टेशंस, दिस कैन बी हार्मफुल। तो कई बार क्या होता है, ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस वगैरह इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक की सैलरी बढ़ी, उसने 10-20 को सबको बता दिया, तो हर कोई अब कहेगा मेरी भी सैलरी बढ़ाओ, मेरी भी सैलरी बढ़ाओ, तो ये क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है। अब बात करूँ फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच, दोनों के बीच का डिफरेंसेस, तो यहाँ पे आप पढ़ लो आसानी से डिफरेंसेस। फॉर्मल की हम बात करें तो फॉर्मल में क्या है, मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। और इनफॉर्मल क्या होता है, नेटवर्क के थ्रू, सोशल रिलेशनशिप के थ्रू जो है अपने आप में क्या हो जाता है, ये नेटवर्क स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो जाता है। ऑरिजिन क्या है, तो अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल, तो जो रूल्स एंड पॉलिसी बनाते हैं ना, उसके बेसिस पे ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होता है, अराइज होता है। लेकिन ये क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन की वजह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अराइज होता है। अथॉरिटी में क्या होता है, बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशंस ऑफ द मैनेजमेंट, किसका क्या पोजीशंस है ऑर्गेनाइजेशंस में, मैनेजमेंट में, उसके हिसाब से उसकी क्या होती है, अथॉरिटी होती है। और इसमें क्या है, पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से ये क्या होता है, अथॉरिटी अराइज होता है। बिहेवियर कैसा होता है, डायरेक्टेड बाय रूल्स होता है, लेकिन ये क्या होता है, नो सेट ऑफ बिहेवियर पैटर्न। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, टेक प्लेस थ्रू दी स्केलर चेन, मैंने कहा ना अभी स्केलर चेन, लेकिन इसमें कोई स्केलर चेन होता नहीं है, नॉट थ्रू प्लान रूट, ठीक है। ये क्या होता है, काफ़ी रिजिड होता है, लेकिन इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल होता है, कोई भी किसी से आसानी से बात कर सकता है, अपना आइडिया पहुंचा सकता है, कंप्लेन कर सकता है या ऑर्डर दे सकता है। मैनेजर आर द लीडर्स होता है, लेकिन इसमें कोई भी लीडर नहीं होता, लीडर्स में नॉट बी मैनेजर, ठीक है, इसमें लीडर मैनेजर नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं हो सकता, मे का मतलब ये होता है। फिर है 6 टॉपिक डेलीगेशन। अब लास्ट के 2 ही टॉपिक बच गए हैं, फिर हमारे ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। 35 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, 36 मिनट्स, तो 10 मिनट के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, 45-50 मिनट्स के अंदर। तो डेलीगेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशंस, तो आइए ज़रा डेलीगेशंस पढ़ते हैं। तो डेलीगेशंस क्या होता है, देखो डेलीगेशंस का सिंपल मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय। तो जो 2 एम्प्लॉय होता है, मैनेजर नहीं, अगर मान लो एक एम्प्लॉय है, दो एम्प्लॉय, तो जो हायर एम्प्लॉयज़ है और एक से जो बड़ा एम्प्लॉय स्टाफ है, ठीक है, वो अपने से छोटे एम्प्लॉय को जब क्या करता है, डाउनवर्ड ट्रांसफ़र करता है कोई अपनी अथॉरिटी को, तो उसे हम बोलते हैं डेलीगेशन। लेकिन जब अथॉरिटी को ट्रांसफ़र किया जाता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, तो उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखना। तो मैनेजर, नो मैटर हाउ कैपेबल ही इज़, कैन मैनेज टू डू एवरी टास्क ऑन हिज ओन। द वॉल्यूम ऑफ वर्क मेक्स इट्स impractical for him to handle it all himself. As a consequence, if he desired to meet the organization's goal, focuses on the objectives and ensure that all work is accomplished, he must delegate authority. इसके अलावा क्या है, मीनिंग अगर पढ़ो तो इट रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो ये आपको पहले आपको मीनिंग पढ़ा दिया, तो यहाँ से आप मीनिंग पढ़ सकते हो। उसके बाद मैं बात करूँ एलिमेंट का, तो डेलीगेशंस के क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो 3 एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी ये अकाउंटेबिलिटी है और एक आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। पहले तो यहाँ पे तीनों का डिफरेंस बता दूँ, फिर ये एक लाइन आपको पढ़ा देता हूँ। देखो इन तीनों में क्या क्या चीज़ें होती, ध्यान से पढ़ो। अथॉरिटी, एक है आपका अथॉरिटी, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। तो अथॉरिटी की जब मैं बात करूँ, अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू कमांड। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशंस, आपकी क्या ऑब्लिगेशन, आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपको टास्क को कंप्लीट करके ऑर्गेनाइजेशंस को जल्दी से जल्दी देना है। अकाउंटेबिलिटी क्या हो, आंसरेबल, अगर कोई भी गलती हो जाती, कोई मिस्टेक हो जाता है, जो आपको काम दिया गया करने को, अगर वो अचीव नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आपको आंसरेबल रहना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस को। अथॉरिटी क्या होता है, कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी को आप जो है डेलीगेट कर सकते हो, अपने से छोटे स्टाफ को ट्रांसफ़र कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी
ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, आप डेलीगेट नहीं कर सकते, और अकाउंटेबिलिटी भी आप डेलीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको काम को 2 दिन में, 4 दिन में, उस टाइम पीरियड में और उस कॉस्ट के अंदर अचीव करके देना था, आपने दिया नहीं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है अगर आपने कोई चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाए तो। और रीज़न क्या होता है, इट अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशंस, ये फॉर्मल पोजीशन से अराइज होता है, ये होता है डेलीगेटेड अथॉरिटी से अराइज होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी की बात करूँ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होता है। कहने का मतलब अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी अराइज होता है। और ये कहाँ से आया, ये फॉर्मल पोजीशन से आया जो आपकी पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। फ्लो क्या होता है, डाउनवर्ड फ्लो होता है। ऑलवेज रिमेंबर, अथॉरिटी में डाउनवर्ड फ्लो होता है कि आप जो है आप क्या करते हो, जो सीनियर मैनेजर है वो अपने से छोटे स्टाफ को क्या कर देता है, अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर सकता है सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ्लो होता है अपवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, आप जो मैनेजर है तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हो बड़े मैनेजर को, जो छोटा एम्प्लॉय स्टाफ है वो बड़े मैनेजर का क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर वो काम करके कंप्लीट नहीं देगा तो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, उस पर पेनल्टी वगैरह भी लगा सकते हैं। और ये भी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी भी क्या होता है, अपवर्ड क्या होता है, इसका फ्लो होता है, यानी कि सबऑर्डिनेट से सुपीरियर, ये होता है फ्लो। तो ये तीनों के बीच डिफरेंस पढ़ा दिया। अब आप आसानी से ये लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें अब समझ में आ जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, तीनों के बीच का ओवरव्यू पढ़ लिया। अब मैं बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस की, तो क्या इंपॉर्टेंस है, तो आइए ज़रा पढ़ें। यहाँ पे टोटल जो है हमें 6 इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं, 6 इंपॉर्टेंस पढ़ने, तो आइए ज़रा इसे हम लोग कंप्लीटली पढ़ लेते हैं। 6 इंपॉर्टेंस कौन कौन सा है, देखो ज़रा ध्यान से। नंबर 1 इफेक्टिव मैनेजमेंट, नंबर 2 एम्प्लॉय डेवलपमेंट, नंबर 3 मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर 4 है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। तो जब मैं इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो ध्यान से देखना, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो आपका डेलीगेशंस का जो इंपॉर्टेंस होता है, सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंस है, इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो जब भी आप डेलीगेशंस करते हो ना, तो इससे आपका मैनेजमेंट क्या हो जाता है ना, इफेक्टिव हो जाता है और आप जो है आसानी से काम कर सकते हो, आपको फ्रीडम मिल जाता है किसी भी काम को करने के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी और आसानी तरीके से मोर एफिशिएंटली और फ्रीडम जो है आपको मिलता है, उससे जो है आप ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल भूमिका निभाते हैं। कौन, जो स्टाफ वगैरह, वर्कर वगैरह होते हैं। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, अब इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होता है। जब जो है सुपीरियर अपनी से छोटे वाले सबऑर्डिनेट को क्या कर देता है, डेलीगेट कर देता है काम को, जॉब को, तो उससे क्या हो जाता है, काम और भी अच्छे तरीके से होता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशंस एम्प्लॉयज़ गेट मोर अपॉर्चुनिटी, उससे क्या होता है ना, एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है टू यूटिलाइज दियर टैलेंटेड एंड दिस में गिव द राइज ऑफ लेटेंट एबिलिटीज़ इन देम। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का जो एबिलिटी होता है, ठीक है, उसको उसे दिखाने का अपना हुनर जो है मैनेजर को दिखाने का क्या हो जाता है, उसको जो है चांस मिल जाता है और उससे क्या हो जाता है, उसका डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। फिर उससे क्या बोलता है, साथ साथ में उसकी सैलरी वगैरह भी आगे जो है अपने आप बढ़ता है। मैनेजमेंट देखता है, मैनेजर देखता है कि अच्छा इसका काम तो बड़ा अच्छा कर रहा है, एक्सपर्टाइज है, तो इसको और सैलरी बढ़ाया जाए और इससे अच्छे से अच्छे काम को करवाया जाए। फिर है क्या, मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। साथ साथ में क्या होता है, डेलीगेशंस की वजह से एम्प्लॉयज़ को काफ़ी मोटिवेशंस भी मिलता है। मोटिवेशन कैसे मिलता है, तो जो उसका जो टैलेंट होता है एम्प्लॉय का, ठीक है जी, तो जब वो अपने टैलेंट के हिसाब से काम करता है तो उसको साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है, ठीक है जी, और वो खुशी महसूस करता है। साथ में उसके जो है पैसे वगैरह भी जो है मैनेजर वगैरह उसको इंक्रीज़ कर देता है, वेजेस वगैरह, तो उससे क्या हो जाता है, वो अपने आप में मोटिवेट हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है ना, जिस चीज़ में आप एक्सपर्टाइज होते हो आपको वही सेम काम दे दिया जाए, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या हो जाते हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हो और आप काम को बड़े अच्छे से लगन से मेहनत से करते हो। नेक्स्ट है क्या, डेलीगेशंस फैसिलिटेट्स ऑफ ग्रोथ। डेलीगेशंस की वजह से क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रो भी होता है, काफ़ी अच्छा जो है आपका ग्रो होगा, बिकॉज इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी वर्कफोर्स टू टेकन अप लीडिंग पोजिशंस इन न्यू वेंचर्स। नेक्स्ट है क्या, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की ना, तो इसके अंदर क्या पढ़ना है, डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी इस्टेब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप विच आर बेसिस ऑफ हायरार्की। देखो, तो डेलीगेशंस की वजह से जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ वगैरह जो होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाता है, बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वो से सुपीरियर जो है वो अपने से सबऑर्डिनेट पर्सन को क्या करता है, काम जो है डेलीगेट कर देता है। तो डेलीगेट करता है तो आपस में कम्युनिकेशन होता है, और जब अच्छा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है, मैनेजमेंट का जो हायरार्की है वो क्या हो जाता है, अच्छा बनता है।
और आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है अच्छे से अचीव हो जाता है। बेटर कोऑर्डिनेशन, तो डेलीगेशंस की वजह से क्या है ना कि भाई जो सुपीरियर पर्सन है वो अपने से सबऑर्डिनेट को काम डेलीगेट करेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है अच्छा बन जाता है, कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाता है और कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बन जाता है, क्योंकि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इन तीनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने काम को, उसको कुछ पावर देना, ड्यूटीज़ को और आंसरेबिलिटीज़ को, तीनों को जब मिला दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो इन सब से क्या हो जाता है, आपस में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाता है। फिर हम लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। तो एक तो होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ना एक इकट्ठा सभी काम को, जैसे एक जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ पूरे इंडिया को एक सेंट्रलाइज कर दिया गया है, किसके थ्रू, पीएम के थ्रू। पीएम जो होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया का है। लेकिन जब मैं बात करूँ हर स्टेट का, 28 स्टेट्स हैं, तो स्टेट का सीएम वगैरह क्या हो गया, एक तरीके से वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो देश में जितनी भी स्टेट्स के सीएम है ना, उसको आप डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। और सेंट्रलाइज का मतलब सेंट्रलाइज जिसके एक ही आदमी के पास में जो है सारे के सारे अथॉरिटी हो, पावर्स हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, जैसे मान लो पीएम के पास पूरे देश का कंट्रोल, तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेंट्रल और सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अब एक एक करके पढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाओ जी। तो क्या लिखा हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल लेवल्स। अच्छा, ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में अगर हमने अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, अपनी अथॉरिटी को अपने से सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र कर देना, तो वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है जी, अपने पावर्स को छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ को आपने बांट दिया, डिसेंट्रलाइजेशन उससे हम बोलते हैं। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में सभी छोटे छोटे से अपने पावर को, डिसीजंस को एक इंसान ने ले लिया, तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो क्या होगा, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो दोज ऑर्गेनाइजेशंस इन विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट। जैसे मैं मान लो पीएम की बात कर लूँ, पीएम के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास पूरे इंडिया का क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट कहलाता है, वो उसके पास अथॉरिटी होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर मैं अगर सीएम बोल दूँ ऑफ ईच स्टेट्स, तो वो क्या कहलाएगा, वो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। अब मैं बात करूं क्या सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का, तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड बाय हायर मैनेजमेंट। जब हायर मैनेजमेंट के द्वारा अथॉरिटी को रिटेन किया जाता है उसे सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। वेयर एज इट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन व्हेन सच अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। जब अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया जाए, छोटे छोटे स्टाफ में, छोटे छोटे एम्प्लॉय में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सिंपल वर्ड में बोलो तो ये। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस का। तो इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखो जी, तो डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन मेयर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी नहीं होता, उससे भी बहुत ज़्यादा होता है, मच मोर देन डिसेंट्रलाइजेशन, और यू कैन से ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू दी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो इसके अंदर आ जाओ जी, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, तो ये रहे, डिसेंट्रलाइजेशन इज अ फंक्शनल स्टेप्स, ठीक है, फंडामेंटल स्टेप्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस कैन बी अंडरस्टूड। तो यहाँ पे इसके हमें इंपॉर्टेंस पढ़ने के, इसके डिसेंट्रलाइजेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो सबऑर्डिनेट होता है ना, उसमें क्या होता है जी, उसको डेवलप किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, उसको सेल्फ रिलायंस बनाया जाता है। उसके जो छोटे स्टाफ, छोटे एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स वगैरह होते हैं, उनको जो है अपने आप में कॉन्फिडेंस जो है क्रिएट करवाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से। ऐसे जैसे कोई काम को जो मैनेजर है उसने अपने से सबऑर्डिनेट को बोला, भाई तू ये काम करके दिखा, ठीक है, तो जब वो काम करता है और काम करके अचीव कर लेता है, तो उसको अपने आप में सेल्फ रिलायंस हो जाता है, कॉन्फिडेंस जो है उसका बढ़ जाता है, और फिर और वो अच्छे से काम करता है। तो इससे क्या होता है, देखो दी डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस अमंग दी सबऑर्डिनेट्स। दिस इज बिकॉज व्हेन लोअर मैनेजरियल लेवल्स आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजंस, दे कैन learn to develop on their own judgment. It also keeps them in a stage wherein they are constantly challenged and have to develop solutions for various problems. फिर है क्या, सेकेंड है आपका क्या, सेकेंड फीचर्स है आपका एक तरीके से, सॉरी इंपॉर्टेंस है क्या, सेकेंड इंपॉर्टेंस है डेवलप्स मैनेजर टैलेंट फॉर द फ्यूचर। जो मैनेजर टैलेंट होता है उसको फ्यूचर के लिए भी डेवलप किया जाता है फॉर्मल ट्रेनिंग के थ्रू। फॉर्मल ट्रेनिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन equipping subordinates with skills that help them rise in organizations, but equally importance in the experience or gained by handling assignment independently. तो जब
डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से छोटे स्टाफ को, सबऑर्डिनेट्स को आप क्या करते, कोई काम करने के लिए पूरा फ्रीडम दे देते, तो वो अपने स्किल से, ठीक है, उसके लिए वो ट्रेनिंग वगैरह लेगा और अपना जो है वो काम को अचीव करेगा। तो साथ में क्या हो जाएगा, एक तरीके से वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस वो अपने आप में गेन करता है और ऑर्गेनाइजेशंस में उसका भी एक महत्व बढ़ जाता है, मैनेजर के साथ साथ सबऑर्डिनेट्स का भी। क्विक डिसीजन मेकिंग, अब जब आप डिसेंट्रलाइज कर देते हो ना काम को, तो उससे क्या होता है, आप आसानी से क्विक डिसीजन ले सकते हो। मान लो आपने अपने से सबऑर्डिनेट्स को कोई काम करने की आज़ादी दे दी, छूट दे दी, आपने बोला कि भाई तेरा जो दिल करे उस हिसाब से डिसीजन लेना। मान लो शॉर्ट्स का प्रोडक्शंस पढ़ना है, 100 शॉर्ट्स का बिजनेस में, तो मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को बोला कि भाई अपने हिसाब से 100 बनाने, चाहे तेरे को कितना भी क्या करें, कपड़े लगे, कितने भी बटन्स लगे, उस हिसाब से तू खुद ही खरीद के और खुद बना ले। तो ये बार बार मैनेजर से पूछने नहीं जाएगा, तो अपने बेसिस पे ही डिसीजंस लेगा और फटाफट जो है क्या करेगा, 100 शॉर्ट्स जो है बना के तैयार कर देगा। तो डिसीजंस लेने में, क्विक डिसीजंस मेकिंग में काफ़ी हेल्प हो जाता है, टाइम बच जाता है, बार बार उसे पूछना नहीं पड़ता। नेक्स्ट है क्या आपका, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रोथ में भी काफ़ी जो है ये अहम भूमिका निभाता है डिसेंट्रलाइजेशंस। तो डिसेंट्रलाइजेशंस की वजह से क्या होता है जी, डिसेंट्रलाइजेशंस क्या होता है जी, decentralizations awards greater autonomy to the lower level of management as well as divisional or departmental heads. This allows them to functions in a manner best suited to their department and foster a sense of competition among the departments, consequently which each department doing best in bid to outdo the other and the productivity levels increases, so that क्या हो जाएगा, आसानी से ग्रोथ और एक्सपेंशन में हेल्प मिलता है। आपका फोर्थ रह गया था, फोर्थ क्या है, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट के अंदर क्या है, देखो जी, जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना, तो टॉप मैनेजमेंट को क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट जो है अपने काम को छोटे और सबऑर्डिनेट्स को जब ट्रांसफर कर देगा, तो इससे क्या हो जाएगा, जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, उसको अब काम कम करना पड़ेगा, तो इसलिए रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद में हम बात करते हैं क्या, बेटर कंट्रोल। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन कर देता है ना बड़ा मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट अपने से छोटे स्टाफ को, सबऑर्डिनेट्स को अपना काम डेलीगेट कर देता है, तो उससे क्या हो जाता है, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मेक्स इट पॉसिबल टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल एंड डिपार्टमेंट्स कैन बी इंडिविजुअली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दियर रिजल्ट्स। तो ये चीज़ें यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस हमने पढ़ लिए। तो अब इसके हम बात करें डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो मैंने थोड़ा सा पहले ही बताया था, दोबारा से बता देता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। 50 मिनट हो गया, हमने विद इन 1 आवर जो है इस चैप्टर्स को पूरी तरीके से रिवाइज कर लिया है। तो आ जाओ जी, लास्ट में जाते जाते ये पढ़ लो, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन इज अ कंपलसरी, डेलीगेशन क्या होता है, एक कंपलसरी एक्ट होता है, बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन। तो कोई एक इंसान जो है सभी टास्क को कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकता, इसीलिए जो मैनेजर होते हैं ना अपने से सबऑर्डिनेट को टास्क को क्या कर देते हैं, डेलीगेट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है, ये कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ डन एट द डिस्क्रिएशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ये क्यों, अगर डिस्क्रिएशन करना है तभी जाके टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, वो डिसेंट्रलाइज करता है। मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर, हेंस लेस फ्रीडम टू टेक ओन डिसीजंस। तो इसमें क्या होता है, लेस फ्रीडम होता है खुद का डिसीजन लेने के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है, लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, हेंस ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शंस होता है। इट इज़ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द रिजल्ट्स ऑफ द पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। तो ये पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट के पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर बेस्ड रहता है। ये क्या है, इसका नैरो स्कोप होता है डेलीगेशंस का, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का वाइडर स्कोप होता है। पर्पज़ क्या होता है, टू लेसन दी बर्डन ऑफ मैनेजर। तो हम जो है मैनेजर्स के बर्डन को कम करना चाहते हैं, इसलिए डेलीगेशंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना रोल जो है मैनेजर का जो है क्या है, रोल ऑफ सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट मैनेजर का रोल को जो है इंक्रीज़ करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। तो ये दोनों के बीच कॉम्पेरेटिव स्टडी भी हमने पढ़ लिया और यहीं पे आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आपका ये समरी नोट्स है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो हमने जो है बेसिकली 50-51 मिनट के अंदर, 50 से 52 मिनट के अंदर हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। आई होप आपको ये सारे टॉपिक लर्न हो गए। एक बार दोबारा से यहाँ से देख लो, कोई छूटा तो नहीं। मीनिंग हमने पढ़ा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज़, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग देम। स्टेप्स क्या हैं, शॉर्ट की आइडियाज़ है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा ABCD
ई यूटिलाइजेशंस, ए फॉर होता है आपका अडेप्टेशन टू चेंज, बी फॉर होता है आपका बेनिफिट्स स्पेशलाइजेशन, सी फॉर क्लैरिटी इन वर्क रिलेशन, डी फॉर आप लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ई फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो ई फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एंड यूटिलाइजेशन, तो यहाँ पे लिख सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करूँ तो दो होता है फंक्शनल एंड डिविजनल, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के पढ़ने होते हैं हमें। फॉर्मल इनफॉर्मल बता दिया, फॉर्मल का मतलब जो होता है ना एक रूल रेगुलेशन जो पॉलिसी बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो फॉर्मल चैनल होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनफॉर्मल में कोई रूल रेगुलेशंस होता नहीं, कोई भी किसी से आसानी से बात कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, कोई सुझाव दे सकता है, ठीक है जी। तो इसके फीचर्स पढ़ने, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ने। फिर है डेलीगेशंस की बात करूँ तो जब जो है डाउनवर्ड ट्रांसफर किया जाता है किसी अथॉरिटी को सुपीरियर से सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ के बीच, तो उसे हम बोलते हैं क्या, डेलीगेशंस। इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी थी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। एंड डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जब आपकी अथॉरिटी जो है ट्रांसफ़र होती है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की में, तो उसे हम बोलते हैं क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। और ये ऑप्शनल होता है, ये कंपलसरी होता है। इसकी इंपॉर्टेंस भी हमने पढ़ ली, बेटर कंट्रोल करने के लिए, फैसिलिटेट ग्रोथ होता है, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट होता है, डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, डेवलप्स मैनेजर टैलेंट एंड डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। तो ये हमने टोटल 7 टॉपिक्स चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशंस के पढ़ लिए, माइंड मैट चाप से भी और एनसीईआरटी की बुक से भी। तो आई होप आपको ये रिवीजन वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है जी। ऐसी वीडियो के लिए आप जो है चैनल पे बने रहें, और मैंने बेसिकली 1 बाय 1 करके सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है सभी चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो का, तो आप वहाँ से जाके अपने सारे चैप्टर्स सेल्फ स्टडी करके रिवाइज कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जिन लोग का एग्ज़ाम है। बाय बाय, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो, और मेरी विशेष सभी के साथ सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे से तैयारी करो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आओ, नंबर 80 आउट ऑफ 80 और 100 में 100 मार्क्स लेके आओ। दिस इज़ माई विशेष टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।